नमस्कार, कैसे हैं आप। आज हम फिर मिले हैं और आज जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, माने आनुवांशिकी, जेनेटिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। और हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मेंडल के द्विसंकर संकरण अनुपात के अपवाद या उनमें परिवर्तन। चलो यहां तो अपवाद ही लिख देते हैं। अच्छा, जो हमने 5 चीजें पढ़ी थी ना, वो मैं आपको फटाफट बता देता हूं, फिर हम आज छठा और सातवां पढ़ेंगे, फिर हम वंशागति का गुणसूत्रीय आधार टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें हमने पढ़ा था वो था संपूरक जीन्स। संपूरक जीन्स जिसका कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स जिसका उदाहरण था क्या? संपूरक जीन्स का क्या उदाहरण था? मीठी मटर माने लेथाइरस ओडोरेटस में पुष्प का रंग, और इसमें अनुपात हो गया था आपका 9:7। ठीक है। दूसरा जो था इसमें वो था आपका पूरक जीन्स माने सप्लीमेंट्री जीन्स। और पूरक जीन्स में आपने जो उदाहरण पढ़ा था, पूरक जीन्स का सबसे अच्छा उदाहरण क्या था? वो था सेम की फली माने डॉलिकस लबलब में बीजावरण का रंग। वो कैसा था? 9 चॉकलेट 3 खाकी 4 बफ। तो 9 3 4। फिर जो तीसरी चीज पढ़ी थी हमने वो था डुप्लीकेट जीन्स माने द्विक जीन्स। और द्विक जीन्स का उदाहरण था कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस माने गडरिये का बटवा माने शेपर्ड पर्ड्स में फल का आकार 15 त्रिकोणीय 1 लंबा दीर्घीकृत। सारी चीजें याद आ रही हैं आपको? फिर हमने पढ़े थे संदमक जीन्स, नंबर 4 संदमक जीन्स। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका आज ये टॉपिक भी हो जाएगा। संदमक जीन्स माने इनहिबिटरी जीन्स, और इसका जो उदाहरण था वो था चूजे। चूजे क्या होते हैं? मुर्गी के बच्चे। चूजों में त्वचा का रंग जो था 13 सफेद अनुपात 3 रंगीन। और आखिरी हमने पढ़ा था संयोजी जीन्स या संयोजी प्रभाव युक्त द्विक जीन्स। संयोजी प्रभाव युक्त द्विक जीन्स। ठीक है, संयोजी प्रभाव युक्त द्विक जीन्स। और इसमें आपने क्या पढ़ा था? इसमें आपने पढ़ा था कुकुरबिटा पेपो माने समर स्क्वैश में फल का आकार जो थे 9 डिस्क आकार के, और इसमें से जो 6 थे वो थे वृत्ताकार और 1 था लंबा। 9 6 1। तो ये पांचों चीज आपने पढ़ी थी। आज हम शुरू कर रहे हैं छठी अनोन्य क्रिया जो है रूपांतरित पूरक जीन्स, या फिर इनको हम सहकर्मी जीन्स भी कहते हैं। नंबर 6 रूपांतरित पूरक जीन्स या सहकर्मी जीन्स माने इसको इंग्लिश में हम कहते हैं मॉडिफायर जीन इफेक्ट या फिर मॉडिफायर सप्लीमेंट्री जीन्स। मॉडिफायर जीन इफेक्ट या इनको हम कहते हैं कोलैबोरेटर जीन्स। क्या कहते हैं? कोलैबोरेटर जीन्स। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है घरेलू मुर्गियों में कलंगी की आकृति। उदाहरण घरेलू मुर्गियों में कलंगी की आकृति माने ये जो मुर्गियों के ऊपर सिर पे होती है ना लाल रंग की छोटी सी,
तो इसको हम कहते हैं इंग्लिश में कोम। क्या कहते हैं? कोम। तो कोम्स शेप। ठीक है, ये वाली जो अन्योन्य क्रिया है ये बाकी अन्योन्य क्रियाओं से थोड़ी सी अंतर है। ठीक है, थोड़ी सी अलग है। कैसे? जैसे एक मुर्गा हमने लिया और इसकी जो कलंगी थी वो बड़ी सुंदर, ऐसे इस तरह की कलंगी को हम कहते हैं रोज। क्या कहते हैं? रोज। रोज कलंगी है ना, इंग्लिश में लिखते हैं रोज। और इसका जीन क्या होता है? बड़ा आर बड़ा आर। वहीं पर एक दूसरा मुर्गा लिया, उसमें भी एक प्रभावी कलंगी थी जिसको हमने कहा पी। पी इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ी, इस तरह, पी मतलब मटर का दाना बड़ा सा, और इसे हम कहते हैं पी। और इसका जीन है बड़ा पी बड़ा पी। ये जरूर से, ये आपको जरूर देखना है। अब इसमें हम क्या करेंगे? उसके युग्म विकल्पी बना देंगे और इसमें हम क्या करेंगे? ऐसे बना देंगे। ये कौन सी पीढ़ी हो गई? जनक पीढ़ी। जब इनका संकरण हुआ तो F1 में सारे कैसे आएंगे? बड़ा आर छोटा आर बड़ा पी छोटा पी। अब तो आपको ये क्रॉस, ये जो संकरण है ये बहुत अच्छे से करने आ गए हैं। बोलिए बेटा हाँ या ना। ये हो गया F1। तो इसमें जो कलंगी आई है ये कैसी आई है? देखिए, इसका और इसका संकरण हो गया एक तरीके से, और ये संकर कलंगी आ गई। इसको बोला गया सभी वॉलनट। क्या बोला गया? सभी वॉलनट। और जब इनका स्वयं निषेचन कराया गया तो मेंडल के हिसाब से 4 तरह के जीव आएंगे। बड़ा आर बड़ा पी वाले, बड़ा आर छोटा पी, छोटा आर बड़ा पी, छोटा आर छोटा पी। ठीक है, तो मेंडल होते तो कहते 9 ऐसे आए हैं, 3 ऐसे, 3 ऐसे और 1 ऐसे। तो ये हो गया F2। अब जो 9 आए हैं इसमें एक बड़ा आर एक बड़ा पी है, माने ये वाला, तो 9 कैसे हो गए? वॉलनट। 3 कैसे हो गए? रोज। 3 कैसे हो गए? पी, ये वाले। और 1 हो गया, इस आखिरी को कहते हैं सिंगल। सिंगल माने एकल। और ये वाला मुर्गा कैसे, बच्चा कैसे होएगा? जो एकल वाला बच्चा है वो इस तरीके से होगा। ये सबसे घटिया किस्म की कलंगी होती है, ऐसे एकल। तो यहां पर जो अनुपात है, मेंडल का जो द्विसंकर संकरण अनुपात है उसमें कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन ये मेंडल के सिद्धांत से या मेंडल के अनुपात से कैसे फर्क है, कैसे अंतर है इसमें? मेंडल का जो द्विसंकर संकरण था उसमें ऐसे चीजें आई थी, तो इसमें ये 2 अलग अलग लक्षण थे। ये था पीला रंग, ये थी गोल आकृति। इन दोनों जीन्स में कोई अन्योन्य क्रिया नहीं हुई। इसमें इस वाई ने इस आर के साथ मिलकर कोई नया लक्षण नहीं दिया, क्योंकि ये दोनों ही जो युग्म विकल्पी हैं ये अयुग्म विकल्पी हैं, अलग अलग गुणसूत्र पर अलग अलग जीन बिंदु पर स्थित है। लेकिन यहां पर इस आर ने इस पी के साथ मिलकर एक नया लक्षण दिया जो है वॉलनट। और क्योंकि ये दोनों ही जो जीन है वो एक ही लक्षण के लिए काम कर रहे हैं, तो ये फर्क है। इसलिए इसको हम कहते हैं जीन अन्योन्य क्रिया। क्या कहते हैं? जीन अन्योन्य क्रिया। अब जो आखिरी चीज हम इसमें पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से, वो है प्रबलता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 7 ये है प्रबलता। प्रबलता को हम इंग्लिश में कहते हैं इपिस्टैसिस। इपिस्टैसिस।
प्रबलता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो प्रबलता क्या होती है, बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको बिल्कुल बहुत सरल शब्दों में ये बताऊंगा। जैसे ये भी दो अयुग्म विकल्पीय जीन होते हैं, जैसे मैंने यहां पर बनाया एक गुणसूत्र और इसका नाम रख दिया चौथा, ये गुणसूत्र संख्या 4 है। ये बनाया मैंने गुणसूत्र संख्या 2, ठीक है। तो ये अलग अलग गुणसूत्र हो गए, ये समजात नहीं है, ये एक से नहीं है। और यहां पर मैंने बनाया जीन 1, पहला जीन ए, और यहां पर मैंने बनाया जीन बी। समझ में आया? तो देखो इनका जीन बिंदु भी अलग अलग है, माने ये ए और बी दोनों अयुग्म विकल्पीय जीन्स हैं। इस अन्योन्य क्रिया में, जिसे हम प्रबलता कहते हैं, एक गुणसूत्र पर एक जीन दूसरे गुणसूत्र पर उपस्थित दूसरे अयुग्म विकल्पीय जीन के प्रदर्शन को रोकता है। मतलब ये वाला जो जीन है ये यहां पर आके इसके प्रदर्शन को रोक देगा, इसको प्रदर्शित ही नहीं होने देगा, इसको कहते हैं प्रबलता। खत्म। और जो जीन रोकता है दूसरे के प्रदर्शन को, उसको कहते हैं अति प्रबल जीन। तो ये जो ए हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया अति प्रबल जीन। माने इंग्लिश में हम इसे कहेंगे इपीस्टैटिक जीन। एक मिनट, क्या कहेंगे बेटा? इसे हम कहेंगे इपीस्टैटिक जीन। जबकि जो बी वाला है वो बेचारा दब गया है, तो बी को हम कहेंगे अधो प्रबल जीन, माने हाइपोस्टैटिक जीन। ये दब गया है। तो आप लिख सकते हैं जो जीन दूसरे अयुग्म विकल्पीय जीन के प्रदर्शन को संदमित करता है उसे हम इपीस्टैटिक या अति प्रबल जीन कहते हैं। जबकि जिस जीन का प्रदर्शन रुक जाता है, संदमित हो जाता है, उसे हम अधो प्रबल जीन या हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं। तो थ्योरी में आपको लिख के नहीं बता रहा हूं, ऐसे हो गया। अब ये जो प्रबलता है ये 3 प्रकार की है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रभावी प्रबलता। नंबर 1, प्रभावी प्रबलता माने डोमिनेंट एपिस्टैसिस। अच्छा बेटा, एक और चीज, ये प्रभाविता से कैसे अलग है? देखो प्रभाविता में तो क्या होता है, प्रभाविता में एक युग्म विकल्पी दूसरे युग्म विकल्पी के प्रदर्शन को संदमित करता है, और दोनों युग्म विकल्पी एक ही गुणसूत्र के समजात गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। तो बस ये फर्क है, ठीक है वो एक तरीके से यही। तो प्रभावी प्रबलता में क्या होता है, एक जीन बिंदु पर उपस्थित एक प्रभावी जीन दूसरे बिंदु पर उपस्थित अन्य प्रभावी जीन के प्रदर्शन को रोकता है। माने जो बड़ा ए है वो बड़े बी के प्रदर्शन को रोक देगा। सिंपल, इसको प्रभावी प्रबलता कहते हैं। इसके जो उदाहरण है, सबसे पहला है कुकुरबिटा पेपो में, जिसको समर स्क्वैश कहते हैं, में फल का रंग, ठीक है। तो उदाहरण कुकुरबिटा पेपो माने समर स्क्वैश में फल का रंग। और इसका उदाहरण आ जाएगा 12:3:1। 12:3:1। तो इसमें जो 12 होंगे वो होंगे सफेद। 12 कैसे होंगे? सफेद।
3 होंगे पीले फल और 1 होगा हरा फल। इस तरीके से। इसका एक और उदाहरण है कुत्तों में खाल का रंग। कुत्तों में खाल या त्वचा का रंग, अनुपात वही रहेगा 12:3:1। ठीक है, तो जिसमें से 12 रहेंगे सफेद और 3 रहेंगे काले और 1 रहेगा कैसा, सलेटी सा। ठीक है ना। दूसरा जो है, दूसरी प्रबलता जो है वो है अप्रभावी प्रबलता। अप्रभावी प्रबलता माने रिसेसिव एपिस्टेसिस। इस अप्रभावी प्रबलता में क्या होता है, एक जीन बिंदु पर उपस्थित एक अप्रभावी जीन, ठीक है, ये जो छोटा ए है ये बड़े बी के संदमन को रोकेगा। खत्म कहानी। इसको कहते हैं अप्रभावी प्रबलता। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चूहों में खाल का रंग। ठीक है, सो नंबर 1, चूहों में खाल का रंग, इसका अनुपात होता है 9:3:4। 9 अगाउटी 3 काले, 9:3:4। 9 है अगाउटी, 3 है काले। अगाउटी का मतलब मटमैले बादामी जैसे, और 4 हैं सफेद। इसका एक और उदाहरण लिख लीजिए, प्याज के शल्क कंदों में, जिसे बल्ब कहते हैं, में वर्णकता। नंबर 2, प्याज के शल्क कंदों में वर्णकता। इसका भी क्या होगा, 9:3:4। 9 लाल 3 पीले, 9:3:4। लाल पीले सफेद। ठीक है, इसे कहते हैं अप्रभावी प्रबलता। अब तीसरी होती है प्रभावी अप्रभावी प्रबलता। प्रभावी अप्रभावी प्रबलता माने डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टासिस। ये कहती है कि एक जीन बिंदु पर उपस्थित प्रभावी युग्म विकल्पी एवं दूसरे जीन बिंदु पर उपस्थित अप्रभावी युग्म विकल्पी एक ही प्रकार के समलक्षणी उत्पन्न करते हैं। माने ये जो ए है और ये जो छोटा ए है, ये क्या करेगा, ये इसको रोकेगा, और ये जो है ये जो बड़ा ए है ये इसको रोकेगा, और ये जो छोटा ए है ये इसको रोकेगा। ठीक है, और इसका जो उदाहरण है वो है मुर्गियों में त्वचा का रंग। मुर्गियों में त्वचा का रंग, और इसका अनुपात है 13:3। तो ये किस क्या है, ये एक तरह का संदमक जीन्स है। 13 सफेद 3 रंगीन। तो ये आपको सब याद करने हैं। तो ये थे मेंडल के द्विसंकर संकरण अनुपात में बदलाव। ठीक है, तो इसमें आपने संपूरक जीन, पूरक जीन, द्विक जीन, संदमक जीन, संयोजी प्रभाव युक्त द्विक जीन्स, रूपांतरित पूरक जीन्स और प्रबलता पढ़ा है।
इसी के साथ आपका जो आद्य अनुवांशिकी थी, क्लासिकल जेनेटिक्स, वो यहाँ पर खत्म होती है और यहाँ से हम शुरू करेंगे आनुवांशिकी का दूसरा भाग जो बहुत महत्वपूर्ण है और उसको हम कहते हैं वंशागति का गुणसूत्रीय क्या क्या वंशागति का गुणसूत्रीय आधार। अब आप पुरानी मतलब आद्यतम आनुवांशिकी क्लासिकल जेनेटिक्स पर आप प्रश्न करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट्स आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में वो डाउट, वो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं वो पूछ सकते हैं, ठीक। अब हम शुरू करते हैं वंशागति का गुणसूत्रीय आधार। वंशागति का गुणसूत्रीय आधार माने क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसमें पहले कहानी सुनते हैं, ये सब चीजें गुणसूत्र दिखने कैसे लगे, ये क्या क्या किस चीज की खोज हुई, तो इस सब से पता चला कि हमारा जो आनुवांशिकी की जो इकाई है जिसको हम जीन कहते हैं, ये हमारी आनुवांशिकी की भौतिक इकाई है, फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ये जीन वास्तव में गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले 1831 में ऑर्किड की मूल कोशिकाओं में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, न्यूक्लियस की खोज की। फिर उसमें एक वैज्ञानिक थे हॉफमीस्टर, उन्होंने धागे धागे जैसी संरचनाएं खोजी, किसके अंदर, ट्रेड्सकैंशिया, ये एक पौधा है, ट्रेड्सकैंशिया की पत्तियों के अंदर। इन संरचनाओं को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पढ़ा, कहां पढ़ा, सैलामेंडर। सैलामेंडर क्या होता है, एक ये होता है, उभयचर होता है। सैलामेंडर के कोशिकाओं के केंद्रक में हॉफमीस्टर ने इनको पढ़ा और इनको वाल्डेयर ने क्या नाम दिया, गुणसूत्र। तो इस सब में जो मेन है वो है वाल्डेयर, जिन्होंने गुणसूत्र शब्द दिया। गुणसूत्र शब्द माने क्रोमोसोम। और जब ये धागे धागे जैसी संरचनाएं होती हैं तब इनको कहते हैं क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन नाम देने वाले वैज्ञानिक हैं फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्रोमैटिन शब्द ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। अब स्ट्रासबर्गर आए, उन्होंने ये बताया कि जो नए केंद्रक बनते हैं वो पूर्व में स्थित केंद्रकों के विभाजन से बनते हैं। ऐसे आपने एक सिद्धांत किसमें पढ़ा था, कोशिका विज्ञान में, क्या था वो, रुडोल्फ वर्कोव ने कहा था कि जितनी भी कोशिकाएं हैं वो पूर्व में स्थित कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। तो इस तरीके से वैज्ञानिक आते गए और अपने अपने मत रखते गए। फिर दो बहुत मेधावी वैज्ञानिक आए जिनका नाम था सटन और बोवेरी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सटन एवं बोवेरी। बेटा सटन और बोवेरी ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, माने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। और यह सिद्धांत कब आया था, यह सिद्धांत दिया गया था सन 1902 में, ठीक है। आपको याद है ना कि मेंडल जो थे उनके जो कार्यों को पुनर्प्रकाशित किया था ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन शर्मार्क ने सन 1900 में किया था,
है ना, लेकिन उनकी मृत्यु तो पहले ही हो गई थी 1884 में। तो ये कुछ सालों के बाद, लगभग 18 सालों के बाद सटन और बोवेरी ने ये सिद्धांत दिया। तब तक गुणसूत्र की खोज हो चुकी थी, जीन्स को पहचाना जा चुका था, ये बताया जा चुका था कि हमारी वंशागति के जो भौतिक आधार हैं वो जीन है, और हमारी वंशागति का जो रासायनिक आधार है वो क्या है, डीएनए, है ना, ये आप लिख लीजिए। अब इनके बाद ह्यूगो डी व्रीज ने मतलब इससे थोड़ा पहले 1901 में उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था, म्यूटेशंस बताए थे क्या होते हैं। मॉर्गन ने 1910 में जीन विनिमय माने क्रॉसिंग ओवर की खोज की, सहलग्नता माने लिंकेज की खोज की, रिकॉम्बिनेशन माने पुनर्योजन की खोज की। उन्होंने क्रिस क्रॉस वंशागति के बारे में बताया, और बताया कि जो हमारे जो जीन्स होते हैं वो कहां पर उपस्थित होते हैं, गुणसूत्रों पर। ठीक है, तो ये सिद्धांत बहुत जरूरी है। तो हम शुरू करते हैं वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत माने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये सिद्धांत देने वाले थे आपके सटन और बोवेरी, और इन्होंने ये सिद्धांत स्वतंत्र रूप से दिया था, अलग अलग दिया था। और इस सिद्धांत को विस्तृतीकरण मतलब इसको बढ़ा चढ़ा के अच्छे से समझाया किसने, मॉर्गन ने। मॉर्गन जो है, अच्छा मॉर्गन ने और उनके दो शिष्यों ने, स्ट्रूटवेंट तथा ब्रिजेस ने। इस सिद्धांत के अनुसार जो गुणसूत्र होते हैं वो हमारी आनुवांशिक सूचना के वाहक होते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं, आनुवांशिक सूचना के वाहक। आनुवांशिक सूचना के वाहक माने व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। इसका मतलब, और ये गुणसूत्रों पर क्या उपस्थित होते हैं, जीन्स उपस्थित होते हैं। और ये जीन्स क्या करते हैं, मेंडल के दोनों सिद्धांतों का पालन करते हैं, पृथक्करण का भी और स्वतंत्र अवव्यूहन का भी, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति दर्शाते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो इस सिद्धांत के जो विशिष्ट बिंदु हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो क्या हैं, महत्वपूर्ण बिंदु, ये आपको पढ़ना है क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के मध्य जो पुल होता है, जो सेतु होता है, वो कौन कौन बनाता है, वो बनाते हैं हमारे युग्मक। जैसे नर में युग्मक शुक्राणु है और मादा में युग्मक अंडाणु है। इस अंडाणु और शुक्राणु में सारी आनुवांशिक सूचना होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये सूचना किस रूप में निहित होती है, जीन्स के रूप में। ठीक है, अब जो शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन से जो युग्मनज बनता है, जो जाइगोट बनता है, वो दोनों के संयुग्मन से बनता है, दोनों के युग्मन से बनता है। तो एक जीव की वंशागति के लिए अंडाणु और शुक्राणु बराबर, इनको अपना क्या देना होता है, अपना अंश बराबर देना होता है, इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, और ये कब होता है, ये निषेचन के समय होता है, जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों निषेचित होते हैं, और शुक्राणु का केवल, आपको अच्छे से पता है, केवल केंद्रकीय भाग ही युग्मनज में जाता है, और अंडाणु का पूरा कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों चीजें होती हैं। ये हमें खैर बाद में पता चला। फिर तीसरी बात यह है कि केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं, इसलिए गुणसूत्रों में सभी क्या होने चाहिए, आनुवांशिक लक्षण पाए जाने चाहिए। ठीक है, फिर
हर गुणसूत्र का या गुणसूत्रीय युग्म का, अब आपको अच्छे से पता है कि हर गुणसूत्र का एक समजात जोड़ा होता है। जैसे हमारे अंदर 46 गुणसूत्र हैं तो वो 23 समजात जोड़े कहलाते हैं। तो हर गुणसूत्र का किसी भी जीव के विकास में एक विशिष्ट भूमिका होनी चाहिए, ठीक है। और उसके कमी होने से उस विशिष्ट प्रोटीन की कमी हमारे अंदर होनी चाहिए। जैसे हम इसी चैप्टर में बाद में जाके, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर और बड़ा रोचक भी है, आपको पता चलेगा कि अगर एक गुणसूत्र, अगर एक्स गुणसूत्र एक स्त्री में कम हो जाए तो उसको टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, तो उसकी कमी से रोग हो जाता है। या फिर एक पुरुष में एक एक्स गुणसूत्र ज्यादा हो जाए तो उसके जो पुरुषत्व लक्षण है वो कम हो जाते हैं और उसके अंदर स्त्रियों के लक्षण आ जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस सिद्धांत ने और भी बहुत सारी बातें बताई कि जैसे हमारे शरीर में आनुवांशिक लक्षण है, वैसे ही हमारे शरीर में गुणसूत्रों की संख्या है, और एक जाति में गुणसूत्र की जो संख्या है वो विशिष्ट होती है, ठीक है। अब हम जैसे द्विगुणित हैं, मैं एक द्विगुणित हूं, माने मैं अपने आप को कैसे लिखूंगा, मैं अपने आप को ऐसे लिखूंगा, लेकिन जब मेरे युग्मक बनेंगे तो युग्मक कैसे होंगे, युग्मक कैसे होंगे, अगुणित। तो ये अगर कोई नर है और ऐसे ही मादा है, मादा भी कैसी है, द्विगुणित, और इसका युग्मक जो अंडाणु है वो कैसा है, अगुणित। तो ये जो युग्मक बनते हैं ये किससे बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन से, माने मियोसिस से, और दोनों का निषेचन हो जाता है, निषेचन, और निषेचन होने से क्या बन जाता है, युग्मनज, जिसे हम कहते हैं 2n। तो अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन ऐसी दो क्रियाएं हैं जो किसी भी जीव में गुणसूत्र संख्या को क्या रखते हैं, निश्चित रखते हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपकी महत्वपूर्ण बात। बाकी इसने ये बताया कि जो हमारे आनुवांशिक सूचना है वो जीन्स पर उपस्थित होती है, और जीन्स गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, और एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में युग्मक जनन के समय गुणसूत्र वंशागत होते हैं, और क्योंकि जीन्स गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं इसलिए वो लक्षण भी गुणसूत्रों के साथ साथ युग्मकों में जाते हैं, और युग्मकों के निषेचन से वो जीव की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। इन्होंने ये भी बताया कि एक युग्मक में समजात गुणसूत्रों का सिर्फ एक ही गुणसूत्र होता है, और एक जीन का केवल एक युग्म विकल्पी होता है, ठीक है। तो ये सारे जो लक्षण थे वो किसके थे, महत्वपूर्ण बिंदु थे, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। हमें तो मुझे तो इसमें एक बिंदु सबसे महत्वपूर्ण रखता है कि हमारे आनुवांशिक सूचना के जो वाहक हैं वो कौन है, गुणसूत्र हैं, माने जीन्स जो है वो गुणसूत्र पे पाए जाते हैं, और वही गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं, माने वंशागत होते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है गुणसूत्रों और जीन्स के मध्य साम्यावस्था। देखिए, माने पैरेललिज्म बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। इस टॉपिक से हमें यह पता चलेगा कि जो आपके जीन्स हैं और जो गुणसूत्र हैं उन दोनों में कौन कौन से लक्षण समान हैं। तो एक तरफ हम लिख रहे हैं गुणसूत्र और दूसरी तरफ हम लिख रहे हैं जीन। पहला पॉइंट,
ये जो जीन और गुणसूत्र दोनों ही होते हैं, ये दोनों जोड़ों में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो गुणसूत्र जो है वो किस में पाया जाता है? समजात जोड़े में। समजात का मतलब है होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये गुणसूत्र भी जोड़े में पाए जाते हैं, उधर जीन भी युग्म विकल्पीय जोड़े में पाए जाते हैं, जैसे ये और ये। तो ये हो गया पहला पॉइंट, आप लिख लीजिए इसको थ्योरी में बनाकर। ठीक है, दूसरा, गुणसूत्र और जीन्स दोनों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। ठीक है, अब लेकिन जब बारी आती है युग्मक की, तो युग्मक में एक गुणसूत्र, एक समजात गुणसूत्र का केवल एक ही गुणसूत्र युग्मक में जाता है। ऐसे ही जीन में से भी एक एक युग्म विकल्पी ही वंशागत होते हैं। समझ में आया? लेकिन निषेचन के बाद इनकी ये द्विगुणित अवस्था पुनः स्थापित हो जाती है। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। फिर तीसरी चीज ये है कि कोशिका विभाजन की अंत्यावस्था के समय, कोशिका विभाजन की अंत्यावस्था के समय गुणसूत्र पृथक होते हैं और जीन्स के युग्म विकल्पी भी पृथक होते हैं। माने जीन और गुणसूत्र दोनों मेंडल के पृथक्करण के नियम का पालन करते हैं, दोनों। और चौथा पॉइंट है, दोनों जीन और गुणसूत्र मेंडल के स्वतंत्र अवयवन के नियम का भी पालन करते हैं। ठीक है बेटा, और ये जो जीन्स और गुणसूत्र हैं, इनमें इस तरीके से साम्यावस्था पाई जाती है। युग्मक जनन के समय दोनों आधे आधे हो जाते हैं और फिर जब निषेचन होता है तो दोनों की द्विगुणित अवस्था जो होती है वो वापस से पुनः स्थापित हो जाती है। ठीक है, तो ये है जीन्स और गुणसूत्रों के बीच में साम्यावस्था। तो आज हमने वंशागति का गुणसूत्रीय आधार जो है वो शुरू किया है और इसमें हमने खाली एक थ्योरी पढ़ी है और साम्यावस्था पढ़ी है। ठीक है, अब अगली क्लास में, अगली कक्षा में हम शुरू करेंगे गुणसूत्र। गुणसूत्र कैसा होता है, कैसा दिखाई देता है, प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक गुणसूत्र कैसे होते हैं, समजात गुणसूत्र किसे कहते हैं, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, कायिक गुणसूत्र किसे कहते हैं, समरूपी गुणसूत्र क्या होते हैं और विषम रूपी गुणसूत्र क्या होते हैं। तो हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन अगली कक्षा में। तो आज ये एक तरीके से परिचय है, क्योंकि आज हमने जेनेटिक्स का, आनुवांशिकी का एक नया पार्ट शुरू किया है। तो इतना आप पढ़ के आइएगा, फिर हम गुणसूत्र पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो तब तक के लिए आपका दिन अच्छा रहे और आपकी पढ़ाई अति उत्तम तरीके से चल सके। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।